शिक्षा में अकादमिक नेतृत्व पर आयोजित सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, शिक्षा का मकसद व्यक्ति के हर आयाम का संतुलित विकास करना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील। महात्मा गांधी स्वच्छता अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में बोलते हुए 5 सूत्रीय बिंदुओं पर काम करने का किया आह्वान। पराक्रम दिवस के मौके पर देश ने शहीदों को किया नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर के कोणार्क स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है पराक्रम पर्व। और 7वीं बार भारत ने जीता एशिया कप। आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को 3 विकेट से हराया। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पुनरुत्थान के लिए शिक्षा पर अकादमिक नेतृत्व पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में 350 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में कुलपति और निदेशक शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस सम्मेलन के जरिए देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यापक कार्य योजना उभर कर सामने आएगी। दरअसल इस सम्मेलन में ऐसे विषयों में विस्तार से चर्चा हो रही है जो शिक्षा प्रणाली के सामने चुनौतियों के तौर पर देखे जाते हैं। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ज्ञान और शिक्षा सिर्फ किताब ही नहीं बल्कि शिक्षा का मकसद व्यक्ति के हर आयाम का संतुलित विकास करना है, जो इनोवेशन के बिना नामुमकिन है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद के योगदान को याद किया और कहा कि आज भी उनके सिद्धांतों पर अमल किया जा रहा है। जीवन निर्माण, मानवता और चरित्र गठन, स्वामी जी के इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर के मैं आज इसमें एक और स्तंभ जोड़ने का साहस कर रहा हूं और वो है नवोन्मेष, नव उन्मेष, इनोवेशन। इन चारों पहलुओं को लेकर अपनी उच्च शिक्षा के पुनरुत्थान के बारे में सोचेंगे तो हमें एक सही दिशा दिखाई देती है। शिक्षा की ऐसी दिशा जो व्यक्ति के जीवन से लेकर के समाज की जरूरत और राष्ट्र के निर्माण तक में काम आए। रिसर्जेंस यानी पुनरुत्थान जैसे शब्द के बारे में सोचता हूं तो मन मस्तिष्क में पहली छवि स्वामी विवेकानंद जी की उभर करके आती है। उन्होंने शिक्षा के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। शिक्षा सिर्फ उस जानकारी का नाम नहीं है जो आपके मस्तिष्क में भर दी गई है। हमें तो भावों या विचारों को इस प्रकार आत्मसात करना चाहिए जिससे जीवन निर्माण हो, मानवता का प्रसार हो और चरित्र गठन हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा में उच्च विचार, आचार, उच्च संस्कार और उच्च व्यवहार के साथ ही समाज की समस्याओं का उच्च समाधान भी उपलब्ध कराती है। हमें उच्च विचार, उच्च आचार, उच्च संस्कार और उच्च व्यवहार के साथ ही समाज की समस्याओं का उच्च समाधान भी उपलब्ध कराती है। मेरा आग्रह है कि विद्यार्थियों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में तो ज्ञान दे ही, लेकिन उन्हें देश की आशा आकांक्षाओं के साथ भी जोड़ना होगा। इसी मार्ग पर चलते हुए केंद्र सरकार की भी यही कोशिश है कि हम हर स्तर पर देश की आवश्यकताओं में शिक्षण संस्थानों को भागीदार बनाए। इसी विजन के साथ हमने अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत की है। इसमें स्कूली बच्चों में इनोवेशंस की प्रवृत्ति बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है।
इस अवसर पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान में विद्यार्थी अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत इसकी पहल चल रही है। स्वच्छता के लिए कितनी जागृति आई है नए पीढ़ी में और स्कूल कॉलेजों में। 4 दिन पहले हमने स्कूलों का स्वच्छता का पुरस्कार का कार्यक्रम किया। पिछले साल 2.5 लाख सरकारी स्कूलों ने हिस्सा लिया था। इस साल प्राइवेट और सरकारी मिलकर 6.5 लाख स्कूलों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और सब स्वच्छता का एक जन आंदोलन जैसे हो गया सभी स्कूलों में। अभी 1 तारीख को कॉलेज का हम करेंगे और कॉलेजेस में 40,000 कॉलेज है, लेकिन पिछले साल जब शुरू किया तो 3,000 कॉलेज सहभागी हुए थे। अब 6,000 कॉलेज इस साल शामिल हुए हैं और एक से बेहतर एक प्रतिस्पर्धा इसमें चल रही है। कौन ज्यादा स्वच्छ बनेगा? तो यही भारत का एक नया रूप है, यही नई भारत की तस्वीर है। उसमें उन्नत भारत भी है और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतीक है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता अधिवेशन में नई दिल्ली में बोलते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया को 5 सूत्रीय महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करने की प्रेरणा दी, जिससे विश्व में लोग ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता अभियान से जुड़ सकें। महात्मा गांधी स्वच्छता अधिवेशन में विश्व के 68 देशों के करीब 161 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अधिवेशन में 54 देशों के स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री भी हिस्सा लेने पहुंचे। I would like to suggest 5 important themes that countries may choose to adopt while meeting the problem of insufficient sanitation. We could call this the 5-fold path to sanitation. 1. Ensure people lead the planning, implementation and management of sanitation programs. Number 4. Create innovative financing instruments to fund and sustain the sanitation movement. And lastly, number 5, develop capacities within the government to plan, implement and monitor sanitation programs. राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के सामने 2030 में स्वच्छ वातावरण मुहैया करवाना सबसे बड़ी चुनौती होगा। इसके लिए हम सबको मिलकर अभी से काम करना होगा। पराक्रम दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के बीच पहुंचे। जोधपुर में कोणार्क युद्ध स्मारक पर उन्होंने श्रद्धांजलि देकर भारतीय सेना के शौर्य और अदम्य साहस को नमन किया। गौरतलब है कि सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने पर देश भर में पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है। सितंबर 2016 The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. 28 सितंबर इतिहास में दर्ज ये तारीख गवाह है भारतीय सेना के अद्वितीय पराक्रम। गर्व से लहराते तिरंगे की आन बान शान है वो अमर बलिदानी जिन्होंने अपने प्राणों को हंसकर न्यौछावर कर दिया। कोणार्क युद्ध स्मारक जोधपुर में प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी उन वीर सैनिकों को जिन्होंने अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। ये युद्ध स्मारक 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए युद्ध में सैनिकों की वीरता का प्रतीक है। ये जोधपुर में भारतीय सेना की 12वीं कोर मुख्यालय में स्थित है। यहाँ प्रधानमंत्री ने स्मारिका पुस्तिका में अपना संदेश दर्ज किया। उन्होंने लिखा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध समर्पित वीर सैन्य शक्ति के लिए देश गौरव अनुभव कर रहा है। सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा के प्रतीक सभी को शत शत नमन। पराक्रम दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने जोधपुर में एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इसमें लोगों के लिए कई युद्धक टैंक, लाइट मशीन गन और संचार के यंत्रों को रखा गया है। बहुत अच्छा लगा हमको ये देख करके और इतना बड़ा मेला हुआ। हर
मतलब आर्मी का जो भी इक्विपमेंट है यहाँ पर प्रेजेंट है वो देखने को सबको मिल रहा है। Yes, sir. Actually, this event is very exciting for us, and we learn many things from this event. Yeah, my aim is also to become an army officer. So, sir, I am very inspired. हाँ, इससे जो हमारा जोश बढ़ जाता है। काफी अच्छा लगा, मोदी जी आए यहाँ पे, सबको मुलाकात हो गई। पराक्रम पर्व भी सम्मान है भारतीय सेना के अदम्य साहस का। ये चेतावनी है नापाक हरकत करने वालों को जो हमारे देश के अमनो चैन पर नजर टिकाए बैठे हैं। ये भारत ही है जो धैर्य में विश्वास रखता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर किसी को भी अपने शौर्य का परिचय दे सकता है। देश भर में मनाए जा रहे पराक्रम पर्व का आज दूसरा दिन है। दिल्ली के इंडिया गेट पर कल एक खास कार्यक्रम हुआ जिसमें निर्मला सीतारमण शामिल हुई। इंडिया गेट पर सेना के पराक्रम और शौर्य को प्रदर्शित करती एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे। इस मौके पर सर्जिकल स्ट्राइक को समर्पित एक गीत का लोकार्पण भी किया गया। देश के दिल दिल्ली के राजपथ पर इंडिया गेट पर यह है देश के शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन। सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर देश मना रहा है पराक्रम पर्व। पराक्रम पर्व का मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के इंडिया गेट में हुआ। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया गेट पर पराक्रम पर्व का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने रक्षा बलों की एक प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। इस प्रदर्शनी में तोपें और छोटे हथियारों जैसे सैन्य उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सशस्त्र बलों के साहस और पराक्रम की झलक दिखाती तस्वीरें और फिल्में भी दिखाई जा रही हैं। देश के जवानों और सर्जिकल स्ट्राइक को समर्पित एक गीत भी इस मौके पर जारी किया गया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए हमने दिखा दिया कि भारत किसी भी हालात में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर दी जाएगी। We showed for that cowardly act of killing soldiers who were remaining in their bases, India shall not sit and watch the whole thing. We proved to them that shall not go unpunished. It's all out in the open now. All the terrorist pads were cleared off, and those who were wanting to spread terror have been adequately punished. उन्होंने कहा कि सरकार पराक्रम पर्व इसलिए मना रही है ताकि देश सेना के शौर्य को याद कर सके और देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दे। हम पराक्रम पर्व मना रहे जिससे भारतीय सेना की शौर्यता की भारत के नागरिक, हर एक नागरिक उनको याद करें। दरअसल पराक्रम पर्व देश के सैनिकों के शौर्य, साहस और जज्बे के प्रदर्शन का कार्यक्रम है। देश के जितने भी सैनिक आज बॉर्डर पे हैं वो हर सीमा की रक्षा वहाँ पे कर रहे हैं। इस मौके पर सेना के बैंड्स ने प्रदर्शन किया जिसकी धुनों ने इंडिया गेट पर शमा बांध दिया। माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की बैठक पर राजस्व संग्रहण स्थिति की समीक्षा की गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई कि परिषद की बैठक में हुए फैसले से उपभोक्ता और राज्यों को मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित केरल की जीएसटी के तहत 1% आपदा उपकर की मांग पर विचार करने के लिए 7 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया है। अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़कर अब 74 लाख से 96 लाख पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी अनुपालन अब और भी आसान हो गया। This is July 17. July 18 this has become 9470282. जो लोग ड्यू डेट तक फाइल करते हैं उसमें भी थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। जुलाई 17 में 51.40 फाइल्ड बाय द ड्यू डेट। इन जुलाई 18 67.99 फाइल्ड बाय द ड्यू डेट। और जो ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं उनको भर लिया जाए तो वो फिर ज्यादा बड़ा फिगर बन जाता है। सोशल मीडिया एक मजबूत मंच है और इसके माध्यम से हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की आजादी है, मगर साथ ही इसे सावधानी से बरतने और इसके प्रति जागरूक की भी आवश्यकता है। ये बात सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। सोशल मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्लेटफॉर्म है, एक टूल है एक दूसरे से संवाद करने का। हर शक्ति का अगर गलत उपयोग हो तो उससे नुकसान भी हो सकता है। और आज सरहद पे हमारी जो सेनाएं हैं हमें सुरक्षित रखती हैं, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा संगठन या ऐसा देश जो हमारे देश को तोड़ना चाहता हो, समाज में
दरार डालना चाहता हो, वो कितने आसानी से आज सोशल मीडिया के माध्यम से आपके घर तक आ सकते हैं, आपके बेडरूम तक आ सकते हैं। बहुत से देशों के अंदर सोशल मीडिया और इंटरनेट का एजुकेशन बच्चों को दिया जाता है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्कूलों में भी बच्चों को एजुकेट करें और घर पे भी हम एजुकेट करें और खुद को भी एजुकेट करें। इतना बड़ा हमारा एक बहुत ही मैच्योर देश है, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि हर व्यक्ति को आज़ादी है अपने विचारों की। तो हम बाकी बहुत से देश हैं जिन्होंने सख्त कानून इसमें लेकर आ गए, लेकिन हम ऐसा कोई कानून नहीं लाना चाहते जिससे देश की ये जो सबसे बड़ी ताकत है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, उसको कहीं पे भी कोई हानि पहुंचे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहिए कि वो स्वच्छता जैसा कार्यक्रम लाए। स्वच्छता से ही स्वस्थ रहा जा सकता है। मानव कल्याण के लिए देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छता बहुत ही जरूरी कदम है। हम सबको मिलकर देश को समृद्धि के पथ पर लाना है। इस देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने इस देश को एक बार पुनः भारत की स्वच्छता के प्रति, भारतीय संस्कृति की, भारतीय शास्त्रों की स्वच्छता के प्रति जो आग्रह रहा है उसको एक बार पुनः झकझोरने का प्रयास किया है, और उसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार से लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ। स्वच्छता के माध्यम से बदलता हुआ जीवन स्तर, लोगों की सोच का स्तर, बीमारियां दूर होती जा रही हैं। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, और जब समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ और सशक्त होगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने मिर्जापुर के विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किए। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा कि फैसले का सब लोगों ने स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हो या सर्वानुमति से जो मान्य हो उसे भाजपा पूरा करने के लिए तैयार है। बोर्ड परीक्षा केंद्रों को बनाए जाने को लेकर अब तक बरती जा रही अनियमितता पर उन्होंने कहा कि इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और कड़े नियम और शर्तों को पूरा करने वाले विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। मेधावी छात्रों के साथ किसी भी तरीके से अन्याय परीक्षा में नहीं होने दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक निर्णय को उत्तर प्रदेश सरकार अक्षरशः पालन करती आई है और हम अक्षरशः उसका पालन करेंगे। हम उसके ऑर्डर का परीक्षण करा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जरूरी नहीं है स्कूलों में, यानी स्कूलों में उन्होंने एक कक्षा का निर्धारण किया है 9 से और 12 तक के बारे में कोई विशेष प्रकार का मार्गदर्शन लक्ष्य क्या है, इसका हम विधिक परीक्षण करा रहे हैं कि यूजीसी यानी विश्वविद्यालय स्तर पर मतलब 9वें से और 12वें तक और डिग्री और पीजी कॉलेज या विश्वविद्यालय में इसका क्या मतलब होगा। जरूरी नहीं मतलब लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का पालन जिससे हो इसका हम विधिक परीक्षण कराएंगे और विधिक परीक्षण के आधार पर हम अपने परीक्षाओं में या प्रवेश में उसका प्रयोग करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के खाली पदों को भरने के लिए समयबद्ध कार्य योजना पेश करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। राजकीय इंटर कॉलेजों में 733, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में 364, अशासकीय विद्यालयों में 1824 व राजकीय वित्तपोषित उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1312 प्रधानाचार्य के पद खाली हैं। कोर्ट ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने हरिश्चंद्र की याचिका पर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य के कितने पद भरे हैं और कितने खाली हैं। इस प्रकरण में मुख्य रूप से माननीय न्यायालय के सामने यह पक्ष लाया गया कि प्रदेश के बहुत सारे माध्यमिक विद्यालयों में आज भी कोई रेगुलर प्रधानाचार्य की नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं करी गई है, जिसमें यह तथ्य माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि ऐसे तमाम शासकीय अशासकीय योजना प्राप्त ऐसे महाविद्यालय या विद्यालय हैं जहां पे 4000 से ज्यादा प्रधानाचार्यों के पद अभी भी रिक्त हैं।
इस विषय पर माननीय न्यायालय ने गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को आदेश दिया कि वह अपना हलफनामा दाखिल करें और यह बताएं कि ऐसे कितने पद आज भी रिक्त हैं और सरकार की क्या कार्य योजना है जिसके माध्यम से इतने बड़े स्टॉप गैप अरेंजमेंट को खत्म करके रेगुलर प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की जा सकती है। ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जनपद शाहजहांपुर के गन्ना शोध परिषद में ग्रामीण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जमीनी स्तर पर गांव की खुशहाली के लिए अनेकों योजनाओं का लाभ देकर गांव में ही रोजगार के अनेकों अवसर पैदा किए हैं। प्रधानमंत्री ने सड़क योजना के तहत बनने वाले 6 प्रमुख मार्गों का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं आजीविका मिशन के तहत महिला समूहों को ऋण प्रमाण पत्र वितरित किए। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है गांव, गरीब और किसान। प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर गांव, गरीब और किसान के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय इस वित्तीय वर्ष में 1,26,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है और बड़े पैमाने पर उसका लाभ गांव के गरीब लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आजीविका मिशन, मनरेगा, पेंशन योजना, ये तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके मूल रूप से उद्देश्य है ग्रामीण विकास मंत्रालय के गांव की गरीबी से मुक्ति दिलाना है। गांव के लोग गांव में ही रहे और गांव में रहने वाले लोगों की जीवन खुशहाली हो, उनके आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उनकी बेरोजगारी दूर हो और इसी कार्यक्रम मिशन के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बरेली पहुंचे प्रदेश सरकार के विधि एवं कानून मंत्री बृजेश पाठक ने विकास भवन में विभागों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद मंत्री बृजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बरेली जिला 19 अक्टूबर तक ओडीएफ घोषित कर देंगे। वर्षा के कारण जो सड़कें कट गई हैं, खराब हो गई हैं, उनको योजना बनाकर 1 माह में बनाकर तैयार किया जाएगा। आज बरेली जनपद के विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा हुई है। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल जैसे प्रमुख विषयों पर भी चर्चा हुई है। बरेली जनपद को हम लोग 19 अक्टूबर तक ओडीएफ कर लेंगे। सड़कों के बारे में जो बरसात के कारण सड़कें कट गई हैं, क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनके बारे में 1 माह के अंदर उनकी कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करनी होगी और लगभग 749 किलोमीटर ऐसी सड़कें चिन्हित की गई हैं जो बरसात के कारण ज़्यादा कट गई हैं, उनको 1 माह में हम लोग ठीक करा लेंगे। कल जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया है, मुझे लगता है कि भव्य राम मंदिर शीघ्र निर्मित होगा और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ाया है। हम उनका स्वागत करते हैं और आभार करते हैं। बच्चों का लालन पालन आसान नहीं है, हमें लगता है बहुत आसान है, क्योंकि बच्चे को हमने मोबाइल दिया, वो चुप हो गया, तो हमें लगा कि हमने उसको चुप करा के विजय हासिल कर ली, जबकि हमने उसी दिन गड्ढा खोदने की तैयारी कर ली। अगर हम बच्चे को रिश्वत देने के लिए प्रेरित करें, अगर उसको रिश्वत लेने की आदत पड़ गई, आज जीवन वो रिश्वत लेता रहेगा। तो हम अगर एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो हमें उसे रिश्वत देना नहीं सिखाना है, रिश्वत देकर उसे चुप नहीं कराना है, उसे प्यार से चुप कराना है। और प्यार से चुप कराने का सबसे बढ़िया फार्मूला है कि छोटे बच्चे को माँ अपने गले से लगाती है। जब बच्चे की छाती और माँ की छाती मैच करती है तो इतिहास गवाह है कि बच्चा चुप हो जाता है। 2 अक्टूबर से पहले ही उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जनपद खुले में शौच मुक्त हो गया है। शौच मुक्त होने वाले जनपद के मूढ़ा, पांडे, बिलारी व बनियाखेड़ा आंशिक विकास खंडों की 158 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए पंचायती राज राज्य मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुरादाबाद को निर्धारित समय सीमा में ओडीएफ घोषित करना एक सराहनीय कार्य है, जिसमें अधिकारियों व ग्राम प्रधानों ने अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति की है। स्वच्छता का विषय सामाजिक स्थिति। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद इस विषय की महत्ता और सामाजिक बुराई के बारे में विचार करके इस पूरे देश को सामाजिक बुराई से मुक्त करने का संकल्प लिया। खेलों में भारत ने आखिरी गेंद तक चले बेहद रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को 3 विकेट से हराकर 7वीं बार एशिया कप पर खिताब जीत लिया है। बांग्लादेश से जीत के लिए मिले 223 रन के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 7 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 रन की जरूरत थी, जो उसमें आखिरी गेंद तक चले मुकाबले में हासिल कर लिए। केदार जाधव ने चोट के बावजूद नाबाद 23 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। टीम इंडिया की जीत में सबसे ज्यादा 48 रन कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए। दिनेश कार्तिक ने 37 और धोनी ने भी 36 रन का योगदान दिया। आखिरी ओवर में जडेजा ने 23 और भुवनेश्वर कुमार ने 21 रनों की अहम पारियां खेली। पूरी प्रतियोगिता में शानदार बल्लेबाजी करने वाले शिखर धवन को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। इससे पहले अच्छी शुरुआत के बावजूद बांग्लादेश की टीम बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाई। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 222 रनों पर समेट दिया। लिट्टन दास और मेहंदी हसन ने टीम को शानदार शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी की। हालांकि इसकी टीम इंडिया ने जबरदस्त पलटवार करते हुए उसके अगले 9 विकेट सिर्फ 102 रनों पर गिरा दिए। केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कल फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक को हटा दिया। कोर्ट ने महिलाओं के मंदिर में लगी रोक को असंवैधानिक बताया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सबरीमाला मंदिर में प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मेनका ने कहा कि ये बेहतरीन फैसला है। इससे हिंदू धर्म के और समावेशी होने की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता खुला है। धर्म किसी एक जाति और एक लिंग की संपत्ति नहीं है। ये बहुत ही अच्छा फैसला हुआ है और बहुत पहले होना चाहिए था। जो भगवान है वो एक या दूसरे के लिए तो है नहीं, और जो मंदिर अपने आप को कहता है कि वो भगवान की आवाज है, तो वो कैसे हो सकता है? फिर वो सबके लिए तो होना ही है। आज विश्व हृदय दिवस है। आज के दिन लोगों को हृदय रोग से संबंधित बचाव के लिए जानकारियां प्रदान की जाती हैं। आज के दौर में हृदय रोगियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। इसी को रोकने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संजय गांधी आयुर्विज्ञान चिकित्सालय के हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर निर्मल कुमार गुप्ता ने दूरदर्शन से विशेष बातचीत में बताया कि लोग अगर अपनी दिनचर्या ठीक करें और खान पान के साथ व्यायाम करें तो हृदय रोग से बचा जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये रोग होने पर चिकित्सक द्वारा बताए गए परामर्श को अपनाकर इस रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। एक आम धारणा है कि हृदय की बीमारी हार्ट अटैक की बीमारी है जी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हृदय की बीमारी में बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी जुड़ी हुई हैं जो जन्मजात बीमारियां होती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, और जो आम धारणा है हार्ट अटैक की बीमारी, वो अपने आप में एक लाइफस्टाइल से डिजीज पैदा की गई बीमारी है।